नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक लड़की की बहुत ही दुख भरी कहानी है। किस तरीके से एक अनपढ़ लड़की को जीवन जीने के लिए कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू कर। प्रभा खूबसूरत गुड़िया सी लड़की है, दिखने में बिल्कुल शांत, अत्यंत खूबसूरत चांद सी, परंतु स्वभाव प्रखर है, सूर्य के समान। अपने दो बड़े भाइयों की इकलौती छोटी बहन है। दूधिया गोरा रंग, खूबसूरत कटीले नयन नक्श। उसकी खूबसूरती की उपमा चांद से की जा सकती है, परंतु स्वभाव सूर्य के समान प्रखर है। स्वभाव से चंचल, दिल की निश्चल परंतु तेज स्पष्ट वक्ता है। किसी की झूठी बात सहन नहीं कर सकती और झट लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उसके पिता की मृत्यु उसके जन्म के कुछ ही दिन बाद हो गई थी। तीनों भाई बहन और उसकी मां की देखभाल चाचा चाची ने की थी। दोनों भाई तो चाचा चाची के अनुशासन और मार्गदर्शन में पढ़ाई कर रहे थे, परंतु प्रभा को उसकी मां अपने से अलग करना नहीं चाहती थी। मां ने सदा उसे अपने से चिपकाए रखा और उसे स्कूल जाने नहीं दिया। जब चाचा बहुत अधिक कहने लगे स्कूल में नाम लिखाने के लिए, तो वह प्रभा को लेकर के गांव चली गई। वह अपने से एक पल भी प्रभा को अलग नहीं करती। प्रभा गांव में मां के साथ रहती थी और दोनों बड़े भाई चाचा चाची के साथ शहर में रह करके पढ़ाई कर रहे थे। मां ने प्रभा को काम तो सारे सिखलाए, परंतु उन्हें जाने क्या वहम हो गया था कि वे प्रभा को कभी भी एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करती थी। इसलिए सौंदर्य, गुण और बुद्धि से संपन्न होते हुए भी प्रभा पढ़ाई नहीं कर पाई। प्रभा तब 13 वर्ष की थी जब उसके चाचा की मृत्यु हो गई थी। अब चाची भी अपने और जेठ के बच्चों सहित गांव वापस आ गई थी। चाचा एक निजी कंपनी में थे तो पेंशन का सवाल ही नहीं उठता था। अब चाची को अपने बच्चों को संभालना ही कठिन था, जो कि अब बहुत छोटे थे। ऐसे में पूरे परिवार की देखभाल वह कैसे कर पाती। प्रभा के दोनों बड़े भाई बड़े हो चुके थे और उनकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, इसलिए वे निजी कंपनी में काम करने लगे तथा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी भी करने लगे। प्रभा, उसकी माँ और दोनों भाई मजे से अपनी गृहस्थी चला रहे थे। इनका परिवार सुचारू रूप से चलने लगा तथा चाची भी किसी तरह अपने बच्चों का भरण पोषण कुछ छोटे मोटे काम करके कर रही थी। गांव आने के बाद भी चाची और भाइयों ने प्रभा को पढ़ाने का बहुत प्रयास किया, परंतु अब प्रभा की रुचि ही पढ़ने में नहीं रही। यह घटना तब की है जब लड़कियों की शादी 15-16 साल में हो जाती थी। प्रभा की शादी चाचा के नहीं रहने के कारण थोड़ी देर से हुई, परंतु 18 वर्ष की होते होते उसकी शादी तय हो गई। प्रभा की सुंदरता देख करके पहली दृष्टि में ही ससुराल वालों ने उसे पसंद कर लिया था। जानते थे दहेज में कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ सुंदर दुल्हन मिलेगी, परंतु उसकी सुंदरता भी तो बेमिसाल थी। यह शादी रिश्ते में ही तय हुई थी। पड़ोस की भाभी ने अपने मायके में करवाया था। वे उसकी सुंदरता, परिवार संचालन के गुण और कर्तव्य परायणता से बहुत प्रभावित थी। इसलिए उच्च वर्गीय परिवार में प्रभा की शादी बिना दहेज के ही हो गई। प्रभा के पति बहुत सभ्य और सुसंस्कृत थे। शादी के बाद प्रभा अपनी ससुराल चली गई। उसे ससुराल भरा पूरा मिला था। 2 जेठ जेठानी, देवर, ननद, सास, ससुर सभी थे उसके परिवार में। उसकी सुंदरता से विमुग्ध सभी उसे बहुत प्यार करते, परंतु यहाँ प्रभा का सूर्य सा प्रखर स्वभाव उस प्यार को सहेज कर रख नहीं पाया। उसे हमेशा लगता कि वह गरीब घर से आई है, इसलिए सभी उसे हे दृष्टि से देखते। इसका भी एक कारण था।
ससुराल आने के कुछ ही दिनों बाद बातों बातों में जेठानी से ही ज्ञात हुआ कि उसके ससुर और जेठ ने प्रभा के पति अजय की शादी एक धनी परिवार की इकलौती कन्या से तय कर दी थी। परंतु अजय की जिद के कारण वहां शादी नहीं हो पाई। अजय का कहना था यदि प्रभा से शादी तोड़ी गई तो जान से प्यारी उसकी बुआ जो प्रभा के पड़ोस में रहती थी उससे संबंध नहीं रह पाएगा, क्योंकि गांव वाले फिर गांव की सीमा में भी इस परिवार का प्रवेश बंद कर देंगे। उसके ससुराल वाले फिर बहन के प्रति अपने स्नेह के कारण प्रभा को बहू बना करके ले आए। इसका मतलब उन्हें अब भी था, इसका मलाल उन्हें अब भी था। आखिर उनके हाथ से इतनी बड़ी संपत्ति जो निकल गई थी, यह बात उसके मस्तिष्क की गहराइयों में जाकर के बैठ गई थी। अब उसे लगता उसके ससुराल वाले उसे हे दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उसके कारण उन्हें उतनी अधिक संपत्ति से दूर होना पड़ा और वह अपने साथ दहेज भी नहीं लाई है। इसलिए वह उनके प्यार भरी बातों का भी विपरीत अर्थ निकाल करके कुछ भी बोल देती। इस प्रकार कभी कभी लड़ाई की भी नौबत आ जाती, जिसे प्रभा के सास ससुर और पति बहुत कुशलता से संभाल लेते। इस बीच प्रभा के पति की नौकरी अपने गांव से दूर दूसरे जिला में एक प्रखंड कार्यालय में हो गई, तो वह वहां चली गई पति के साथ ही रहने के लिए। अब वह घर की रानी थी, जैसी इच्छा होती घर को सजाती संवारती रहती थी। सही अर्थ में उसकी गृहस्थी का अब प्रारंभ हुआ था। उसके पति को अब धीरे धीरे उसके गुणों का पता चल रहा था और वे उससे प्रभावित होते जा रहे थे। उन दोनों की गृहस्थी की गाड़ी बड़े प्यार से चल रही थी। अजय को परेशानी तब होती जब कुछ दिनों के लिए प्रभा मायके आ जाती या अपनी ससुराल चली जाती। ना, आप गलत समझ रहे हैं। अगर अजय घर के काम तो किसी प्रकार नौकरानी और कुछ स्वयं भी करके संभाल लेते, परंतु वे चाहते प्रभा उन्हें पत्र लिखे, प्रेम पत्र। वह समय पत्र लिखने वाला था। प्रेमी दिल एक दूसरे को पत्र के द्वारा अपने दिल के हाल से अवगत करवाते थे। प्रभा तो लिखना जानती ही नहीं थी, तो वह कभी अपने ननद से पत्र लिखवाती तो कभी देवर से। मायके में रहती तो उसकी चचेरी बहन या कोई सहेली पत्र लिख देती। पति का पत्र भी वह किसी और से पढ़वाती। मायके में तो सभी सही लिखते थे, परंतु ससुराल में देवर मजाक कर बैठता। ननद तो फिर भी भाई को सीधी सादी भाषा में पत्र लिख देती। अलंकारिक भाषा में भाई को लिखने में वह शर्मा जाती, परंतु देवर तो जब भी पत्र लिखता खूब मजे ले करके कुछ ऐसा भी लिख देता जो वह बोलती भी नहीं थी। यह बातें अजय को बहुत बुरी लगती, इसलिए उन्होंने भी कोशिश किया कम से कम पत्र लिखना तो सीख जाए प्रभा। जब भी ससुराल आती तो अपनी छोटी साली उनके चाचा ससुर की बेटी को बहुत प्यार से मनुहार कर कहते, अपनी दीदी को कम से कम इतना पढ़ा दो कि वह पत्र लिख सके, धोबी और किराने का हिसाब कर सके। लेकिन प्रभा की क्या, जो किसी के कहने में आ करके लिखना पढ़ना सीख ले। जब इतने दिन बड़ों से नहीं सीख पाई तो अब छोटी बहन से कैसे सीखे। उसकी शादी के बाद भी भाई बहन चाची सब ने बहुत कोशिश की कम से कम उसे इतनी शिक्षा दे दें कि वह लिखना पढ़ना सीख ले, परंतु उसने नहीं सीखना था, नहीं सीखी। दृढ़ निश्चयी प्रभा अपने निश्चय पर अडिग रही और उसके पति ने भी हार मान ली। हार करके उन्होंने कह दिया, अब तुम पत्र मत लिखना, बस तुम यहाँ रहो। वहाँ से 2 लाइन अपना हाल बस अपने भाई बहनों से बोल देना, कुशल समाचार लिख देने के लिए। उन्होंने प्रभा जैसी थी वैसी ही स्वीकार कर लिया। दाम्पत्य जीवन में उसकी एक जिद की तो जीत हो गई। उसे पढ़ना नहीं था, नहीं पढ़ी। प्रभा कभी कभी मायके और कभी ससुराल जाती और अधिकतर वह अपने पति के साथ रहती। इसी बीच ससुराल में उसकी ननद और देवर की शादी हो गई थी। दोनों शादियों में उसने बहू होने के सारे कर्तव्य निभाए, परंतु इस कर्तव्य निभाने के पीछे उसके पति अजय का अधिक सहयोग था। उसकी ससुराल वालों को शादियों में प्रभा से कोई शिकायत नहीं हुई थी। प्रभा ने देवरानी का स्वागत भी बहुत स्नेह एवं निश्चल मन से किया, क्योंकि देवर अतुल से उसे वास्तव में लगाव था और ननद तो उसे बहुत ही प्यारी थी।
ननद को वह अपनी छोटी बहन ही समझती थी। ननद के जाने का उसे दुख तो बहुत हुआ, परंतु खुशी थी कि उसकी शादी बड़े अच्छे घर में हुई थी और उसके पति सुयोग्य, सौम्य, सुशील थे। उसने ननद को अपनी ओर से उपहार भी बहुत दिए थे, जबकि विवाह में उसके पति ने एक अच्छी खासी धनराशि अपने पिता को शादी के लिए दी थी। लेकिन प्रभा ने इसमें जरा भी आपत्ति नहीं की। वह मानती थी छोटी बहन होने के कारण भाई का दायित्व था उसके विवाह में सहयोग करना। यहाँ प्रभा की ससुराल का थोड़ा और परिचय दे दूं। उसके ससुर कृषक थे। उनकी 100 एकड़ से अधिक जमीन थी, जिसमें मौसम अनुसार धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन और सब्जियां उगाते और अपनी पूरे वर्ष की आवश्यकता के लिए रख करके शेष विक्रय कर देते। वे संपन्न कृषक की श्रेणी में आते हैं। दोनों जेठ थल सेना में साल्ट कमीशन में सेवानिवृत्त हो करके पेंशन प्राप्त करने के साथ स्थानीय बैंक में कार्यरत हैं। दोनों की मासिक आय काफी अच्छी है। नौकरी स्थानीय होने के कारण परिवार सम्मिलित रूप से माता पिता के साथ ही रहता है, इसलिए इनकी आय भी लगभग पूरी बचत ही होती है। देवर अतुल ने अभी अभी अपना व्यापार प्रारंभ किया है। उसने दवाओं की थोक दुकान खोली है। यद्यपि आय उसकी भी अच्छी ही है, परंतु पिता और बड़े भैया ने अभी 2 वर्ष तक दुकान में होने वाली आय दुकान में ही लगाने का निर्देश दिया है। उसका व्यक्तिगत खर्च तीनों बड़े भाई बारी बारी से देते हैं। आर्थिक रूप से परिवार संपन्न है। बड़े जेठ के 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। छोटे जेठ जी की कोई संतान नहीं है। छोटे जेठ जी को पति पत्नी को प्रभा अपनी शादी के कुछ समय बाद से ही चिकित्सक से परामर्श लेते देख रही है, परंतु अभी तक कुछ लाभ नहीं हुआ है। इस बीच मायके में उसके दोनों भाइयों की भी शादी हो गई थी। बड़ी भाभी तो बहुत सीधी सादी थी, लेकिन छोटी भाभी थोड़े तेज दिमाग की थी और बोलने में भी बहुत तेज थी। लेकिन प्रभा अपने दोनों भाई भाभी को बहुत स्नेह और सम्मान देती। दोनों भाइयों की शादी में भी उसे अपनी ओर से काफी सहयोग दिया। सहयोग रुपयों से भी किया। इतना ही नहीं, पूरी जिम्मेदारी से शादी की व्यवस्था भी की। दोनों भैया और भाभी भी उसे सम्मान देते। वह छोटी थी, परंतु बड़ी ननद के समान ही उसका व्यवहार भाभी के साथ होता। जब तक भाइयों की शादी नहीं हुई थी, वह महीने में कम से कम 1 बार अवश्य ही आ जाती थी और हफ्ता 10 दिन रह करके पूरा घर व्यवस्थित करके फिर चली जाती। उसके पति भी इसके लिए नहीं रोकते थे। वे देखते थे माँ वृद्धा हैं और वह सब कुछ संभाल नहीं पाती, तो प्रभा की वहाँ आवश्यकता है, इसलिए वह प्रभा को स्वयं लेकर के आते, छोड़ करके फिर चले जाते। यदि वह ससुराल 2 दिन रहती तो मायका 1 सप्ताह रहती थी, लेकिन पति ने इसके लिए कभी भी विरोध नहीं किया, बल्कि वे सहयोग भी देते थे। बड़े भाई की शादी के बाद भी प्रभा को मायके आगमन इसी तरह होता रहा। अब अजय कभी कभी बोल देते, अब तो भाभी वहाँ हैं सब देखने के लिए, अब जाने की क्या जरूरत है। परंतु भाभी को सिखाने के नाम पर ही आ जाती थी वह। हाँ, अब वह अधिक दिन रुकती नहीं थी, 2 से 3 दिन में चली जाती, परंतु जाती अवश्य ही नियमित थी। छोटे भैया की शादी के बाद उसका आना थोड़ा कम हुआ, परंतु अभी भी वह दिल से अपने भाई भाभी और माँ से जुड़ी हुई थी। इस तरह मायके ससुराल के रीत रिवाज और देवर ननद तथा भाइयों की शादियों के रस्म निभाते 6 वर्ष बीत गए। अब उसके मायके व ससुराल दोनों स्थान पर चिंता होने लगी थी, क्योंकि प्रभा अभी तक मां नहीं बनी थी। उसकी माँ उसे किस किस बाबा के पास ले गई, कई पंडित, मुल्ला और फकीर के मजार पर भी घुमाया, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी चाची और चचेरे भाई दूसरे शहर में रहते थे। उन्होंने पति के साथ उसे अपने पास बुलाया और वहां उसका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर से करवाने लगे। डॉक्टर से बताया प्रभा में कुछ कमी है, परंतु इलाज से ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे दवा नियमित खाना होगा और प्रत्येक सप्ताह जांच के लिए भी डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। यह इलाज लगभग 6 महीने चलेगा। प्रभा परेशान हो गई। बीच बीच में तो उसे अपने गांव जाने की आदत थी।
चाची ने उसे कहा, आप यहाँ रह जाइए, मैं जमाई बाबू से बात कर लेती हूँ। अजय को कोई परेशानी नहीं थी। अजय छोड़ने के लिए तैयार हो गए। वे उसे छोड़ अपनी नौकरी पर वापस चले गए, परंतु प्रभा को भाई की गृहस्थी संभाले बिना चैन कहाँ आता। बहुत मुश्किल से वह 1 महीना रही, फिर वह गांव जाने के लिए बेचैन होने लगी। यहाँ कुछ बंदिश भी तो थी। उसे अपने गांव में आदत थी सभी के घर जाकर के घूमने की, परंतु यहाँ बहुत होता तो सिनेमा देखने चली जाती, जिसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी। कभी कभी कहीं घूमने का कार्यक्रम बन जाता। सभी का घूमना प्रतिदिन तो होता नहीं था, इसलिए 1 महीना होते होते वह उबने लगी। चाची ने कहा, गांव जाना जरूरी है, जाने दीजिए, डॉक्टर के पास जाने वाले डेट पर आ जाऊं। चाची कुछ ना कुछ बहाना करके रोकती रही। अजय आए मिलने के लिए तो चाची ने अजय से कहा, जमाई बाबू प्रभा को समझाइए, गांव जाने की जिद नहीं करे। प्रत्येक सप्ताह इनका जांच होता है, गांव जाने पर समय से आना नहीं हो पाएगा और इलाज अधूरा रह जाएगा। अजय ने कहा, चाची जी, आपको क्या लगता है, आपके समझाने से जो नहीं समझ रही है वह मेरे समझाने से समझ जाएगी। इनको गांव जाना है तो जाना है, मैंने यही देखा है, ये अपनी हर जिद पूरी करती है, इसलिए छोड़ दीजिए, जाने दीजिए इन्हें। मैं जानता हूँ अपने भाइयों की गृहस्थी संभालने में इन्हें बहुत आनंद आता है। इन्हें लगता है इनकी भाभियाँ बिना इनकी सहायता के कुछ नहीं कर सकती हैं। तो जब तक यह पिछले 2 महीने की कसर निकालेंगी नहीं, तब तक तो यहाँ फिर भी नहीं आएंगी। इसलिए लगता है इलाज भी अधूरा ही रह जाएगा। भगवान जो चाहेंगे वही होगा, इसलिए जाना चाह रही हैं तो जाने दीजिए। चाची भी निराश हो गई उसकी जिद के आगे। विवश हो करके उन्होंने विदा कर दिया। अजय उसे लेकर के पहले अपने कर्म स्थल पर पहुंचे। उन्हें नौकरी भी तो करनी थी, उनकी छुट्टी समाप्त हो गई थी। चाची जी के यहाँ साले साली से ने मिल करके एक दिन करते हुए 1 सप्ताह रोक लिया था। अजय अपने कार्यालय में व्यस्त हो गए थे, काम अधिक था, इसलिए गाँव भी नहीं जा सके थे प्रभा को छोड़ने। प्रभा रोज गांव जाने के लिए जिद कर रही थी। एक दिन उसने कहा, आप मुझे गाड़ी में बैठा दीजिए, मैं चली जाऊंगी। बस स्टैंड उतरने के बाद तो मुझे सारा कुछ देखा हुआ है, वहाँ मैं स्वयं से अपने गांव जा सकती हूँ। आपको छुट्टी नहीं है तो मैं स्वयं चली जाऊंगी। अजय ने उसे समझाया, रविवार तक रुकने के लिए कहा। रविवार के अवकाश में हम चलेंगे और रात में रुक करके अगले दिन सुबह सुबह वापस आ जाएंगे। प्रभा, परंतु एक ही दिन में इतने दिन बाद जा रहे हैं, 2-4 दिन तो रहने दीजिए ना, प्रभा ने कहा। अजय, ठीक है, आप वहाँ 4 दिन रुक जाइएगा, फिर अगले रविवार को मैं आऊँगा तो ले आऊँगा। प्रभा तैयार हो गई। अजय ने अब फिर कहा, आप एक बात बताइए, आपको चाची के पास भी अच्छा नहीं लगा? यहाँ से भी जाने के लिए बेचैन रहती हैं। आखिर गांव में ऐसा क्या है? जब तक भैया की शादी नहीं हुई थी तब तक तो ठीक था, आपका जाना समझ में आता था। अब उनकी शादी हो गई है, घर में भी 2-2 भाभी हैं, वे अपनी गृहस्थी संभाल सकती हैं, फिर आप क्यों इस तरह से बार बार जाती हैं उन्हें सिखलाने के लिए? आप सोचिए, यदि किसी दिन भाभी ने कुछ कह दिया तो क्या आपको अच्छा लगेगा? प्रभा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, उनकी हिम्मत है क्या कि मुझे कुछ कहें? मेरे भाई उन्हें निकाल नहीं देंगे। अजय मुस्कुराए। यही बात अगर मीना भी कहे तो आपको कैसा लगेगा? मीना आपके किसी काम में हस्तक्षेप करती है? यहाँ आकर के वह जब भी आती है आप जैसे रखती हैं वैसे ही रहती है। हर काम वह आपसे पूछ कर करती है, आपका कोई सामान भी आपसे पूछ कर ही छूती है। उसे यदि रसोई में भी कुछ करना हो तो पहले आपकी अनुमति लेकर ही करती है, और आप हर महीना अपने भाइयों की गृहस्थी में जा कर के अपना हस्तक्षेप करती हैं। बुरा नहीं लगता होगा भाभी को? जैसे आप हस्तक्षेप करती हैं वैसे यदि मीना आकर के यहाँ करे तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको पसंद आएगा? अजय की बात ने प्रभा को सोचने पर विवश कर दिया। कुछ देर मौन धारण किए, कुछ सोचती रही, फिर बोली, अच्छा ठीक है, इस बार चली जाती हूँ और वादा करती हूँ 2 दिन में लौट करके आऊँगी। आप अतुल जी को खबर भेज दीजिएगा, वे मुझे ले जाएंगे। आप फिर वहीं से मुझे रविवार को ले आइएगा। असल में मुझे विश्वास नहीं होता कि भाभी माँ की सेवा ठीक से कर पा रही होंगी
होंगी कि नहीं, इसलिए मैं चली जाती हूँ। वहाँ जाने पर जो कुछ अधूरा या बिखरा देखती हूँ उसे ठीक कर देती हूँ। अजय, इसका एक उपाय और है, आप माँ को यहाँ ले आइए। माँ साथ में रहेंगी तो आपका मन लगा रहेगा और माँ को भी अच्छा लगेगा। प्रभा यह सुन करके खुश हो गई, फिर कुछ सोच करके बोली, लेकिन माँ यहाँ आना चाहें तब तो, बेटी के यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगी शायद। अजय, आप चाहें तो उन्हें तैयार कर किसकी हिम्मत है जो हम आपकी इच्छा के विरुद्ध काम कर ले। आप जो चाहती हैं वही करती हैं। अब देखिए ना, चाची जी ने कितने उत्साह से आपकी चिकित्सा करवा रही थी और आप चिकित्सा अधूरी छोड़ करके आ गई। कितना दुख लगा होगा उन्हें। यदि आप पूरी करवा लेती चिकित्सा तो क्या होता, हमारी भी संतान होती, हम उसमें व्यस्त होते, आपका भी ध्यान इधर उधर नहीं जाता। प्रभा, यह बात तो है, लेकिन वहाँ घर में बंद रहना पड़ता था। अगल बगल ऐसा कोई परिचित नहीं था जिसके पास जा पाती। शहर का माहौल है, किसके यहाँ बिना परिचय क्यों जाती। भाइयों को जिस दिन छुट्टी होगी उसी दिन कभी घूमने का प्रोग्राम बनता है, और घूमना भी क्या, ले जाता सिनेमा देखने या किसी पार्क में या फिर किसी होटल में खाना खाने। यह भी कहीं घूमना होता है, और सिनेमा देखना तो मुझे पसंद ही नहीं है अजय। इसलिए तो कहता हूँ इलाज करवा लेती पूरा तो हमारी अपनी संतान होती और आप उसमें व्यस्त होती तो आपको भी मन लगा रहता। प्रभा, हाँ वह तो है, परंतु दवाई खा करके मैं परेशान हो गई थी और उसकी जांच से भी तो मुझे बहुत घबराहट होती थी। जाने कौन कौन सी मशीन थी, मशीन को देखकर ही मैं घबरा जाती थी। ऊपर से चाची और मधु का व्यवहार, बाप रे, कभी चाची फल काट करके खिलाती तो कभी मधु मना करो तो एक ही जवाब आता, अरे इतनी गर्म दवाई खा रही है, फल नहीं खाने से नुकसान कर जाएगा, इसलिए फल तो खाना ही पड़ेगा। बताइए, कभी दवा, कभी दूध, कभी फल, और यह सब होता है नाश्ता खाने के अतिरिक्त। क्या मैं गाय बैल हूँ जो दिन भर जुगाली करती रहूं? अजय ने दोनों हाथों से अपना सिर पीट लिया। यह कैसी सुंदरी उसकी किस्मत में ईश्वर ने लिख दी है। जितनी सुंदर है उतनी ही भोली है, किंतु कोई भी अच्छी बात इसे क्यों अच्छी नहीं लगती। चाची को ममतामयी व्यवहार, प्रभा के भविष्य के प्रति चिंतित हो करके उसे सुधारने का प्रयास करना इसे पसंद नहीं आया। लेकिन माँ के साथ मौलवियों और पीरों की मजार पर आराम से जाती थी। ईश्वर ने इस सौंदर्यमयी बाला को जाने किन छड़ों में गढ़ा था। सौंदर्य कूट कूट करके भर दिया था, परंतु बुद्धि कैसी दे दी जो अपना भला बुरा बिल्कुल नहीं समझ पाती। कितनी दृढ़ निश्चयी, परंतु यह दृढ़ता अपनी भलाई में प्रयोग नहीं करती। सुबह सुबह प्रभा मायके जाने के लिए तैयार हो गई। उसने घर की सफाई करके नाश्ता तैयार कर लिया था और एक सप्ताह के लिए पति के कपड़े भी सजाकर अलमारी में रख दिए थे, जिससे उन्हें कार्यालय जाते समय परेशानी नहीं हो। साथ ही कुछ सूखा नाश्ता बना करके भी रख दिया था, बाकी खाना तो अजय बना लेते थे। सफाई करने के लिए उसने पड़ोसन की काम वाली बाई को कह दिया था, जब तक वो नहीं है एक बार सुबह आकर के घर की सफाई कर दे, और बाबू यदि कुछ साग सब्जी लेकर के आए तो उन्हें साफ करके रख दे, जिससे बाबू को खाना बनाने में परेशानी नहीं हो। वह जब भी मायके या ससुराल जाती तो इसी बाई को अपने घर की सफाई का काम सौंप करके जाती थी। यह बाई भी थी बहुत अच्छी, अजय का ख्याल बिल्कुल माँ की तरह रखती थी और सफाई भी बहुत अच्छे से करती थी। कभी आवश्यकता पड़ने पर खाना भी पका देती थी, इसलिए प्रभा उसे बहुत चाहती थी और हर बार अपने नहीं रहने पर उसे ही काम सौंप कर जाती थी। इस बार भी उसने उसे सोमवार से सफाई करने के लिए कह दिया था। दोनों तैयार होकर के और नाश्ता कर करके तथा बचा हुआ नाश्ता बाई को दे करके घर से निकल गए। दोपहर तक वे घर पहुंच गए। दोनों को देख करके माँ और भैया भाभी बहुत खुश हुए। बड़े भैया को 2 वर्ष का बेटा बुआ बुआ कहते हुए भाग करके दौड़ करके प्रभा के गोद में आकर के बैठ गया। प्रभा ने उसे उठा लिया और दुलारने लगी। भाभी उसका पैर धो करके घर में ले गई और कुल देवता को प्रणाम करवाई। रविवार का दिन था तो दोनों भैया भी घर में ही थे। दोनों भाभी मिल करके भोजन की तैयारी करने लगी और कुछ ही देर में खाना परोस दिया गया। सब ने मिल करके हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाया। इस बार प्रभा लगभग 2.5
महीने बाद गांव आई थी। आस पड़ोस की भाभी और सखियों से मिलने के लिए बेचैन थी। खाना खाने के बाद थोड़ी देर माँ और भाभियों से बात करके फिर वह अपने पड़ोस में आई नई बहू से मिलने चली गई। अजय भी पड़ोस में ही रहने वाले अपनी बुआ से मिलने चले गए और बुआ से मिलने के बाद शहर चले गए, जहां उनके भाई अतुल की दवा की दुकान थी। अतुल दुकान में ही था। भाई को देख करके वह बहुत खुश हुआ और कहा, भैया गांव जाएंगे ना, माँ आपको बहुत याद करती हैं। अजय, इस बार छुट्टी नहीं है, अभी दोपहर में आया हूँ तुम्हारी भाभी को लेकर के, कल सुबह सुबह फिर चला जाऊंगा। तुम 3-4 दिन के बाद किसी दिन अपनी भाभी को ले जाना गांव। इस सप्ताह नहीं, अगले सप्ताह में गांव आऊंगा। इस बार 2-3 दिन की छुट्टी लेकर के आऊंगा, जिससे सबके साथ थोड़ा समय बिता सकूं। अतुल, भैया आप नहीं रहेंगे तो भाभी गांव जाना चाहेंगी? अजय ने हंस करके कहा, तुम्हारी भाभी ने ही प्रस्ताव दिया है गांव जाने का। उन्होंने ही कहा था कि तुम्हें कह दूं ले जाने के लिए। अतुल खुश हो गया, फिर तो मजा आ जाएगा। इस सप्ताह इकट्ठे रहेंगे बहुत दिन के बाद। यदि आज गांव चले गए तो आपको दुकान जल्दी बंद कर दूंगा। अजय, आज नहीं जाऊंगा। आज यदि जाता हूं तो कल वापस नहीं आ पाऊंगा। सुबह वहां से आने में समय लग जाता है। अभी कार्यालय का काम बहुत अधिक बाकी है, इसलिए इस सप्ताह छुट्टी नहीं मिल पाएगी। अगले सप्ताह ही छुट्टी लूंगा। उसके बाद भाभी के साथ घर परिवार की बातें करके सबका समाचार लेकर के अजय फिर वापस आ गए। शहर से उनकी ससुराल की दूरी मुश्किल से 2 किलोमीटर है, जबकि उनके अपने गांव की लगभग 15 किलोमीटर है। अपने गांव से आने पर सुबह वाली पहली गाड़ी पकड़ नहीं सकते थे और कार्यालय में देर हो जाती है। यहाँ से सुबह की पहली गाड़ी पकड़कर वापस जा सकते थे तो कार्यालय समय से ही पहुँचते। अगली प्रातः सासू माँ सरहज और बड़े सालों के बहुत रोकने के बाद भी अजय नहीं रुके, वापस अपने कर्म स्थल चले गए। प्रभा को उसके मायके छोड़कर अजय अपनी नौकरी पर राजगांव वापस चले गए थे। इस बार बहुत दिन के बाद प्रभा गांव आई थी, इसलिए इसे बहुत मजा आ रहा था। उसकी जो भी सखियां गांव आई थी सबसे मिली। कई भाभी और बहनें भी थी, उन सब से मिली और इन सब के साथ उसने घर को भी व्यवस्थित किया। इस बार वह माँ को भी समझा रही थी अपने साथ राजगांव जाने के लिए। अपने भाइयों और भाभियों से भी कहा, कुछ दिन मेरे पास भेज दीजिए माँ को, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग तो यहाँ 2-2 हैं, पर मैं वहाँ अकेली हूँ, इसलिए मेरे साथ माँ को जाने दीजिए। उसके भाई भी जानते थे यदि वे नहीं भी चाहेंगे तो भी माँ को लेकर के जाएंगी। फिर क्यों ना खुशी खुशी हाँ कह दें, और उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। 4 दिन बाद अतुल एक दिन दोपहर को घर आया। अचानक उसको देख करके प्रभा के घर वाले आश्चर्यचकित थे। फिर उन्हें लगा प्रभा है, इसलिए वह आए होंगे प्रभा से मिलने। थोड़ी देर बाद पता चला वह तो प्रभा को ले जाने के लिए आया है। उन्होंने कहा, बहुत दिन हो गया भाभी गांव नहीं गई हैं, इसलिए हम लोगों की इच्छा है 2-4 दिन वह हमारे साथ हमारे गांव में भी रहें। आप लोग यदि अनुमति दें तो भाभी को गांव ले जाऊं। भाभी और माँ के कुछ कहने से पहले ही प्रभा ने कहा, अरे अब थोड़ा समय तो देंगे, इसे आकर के सीधे बोलेंगे जाने के लिए तो कैसे होगा, मुझे तैयारी करनी होगी ना। अतुल ने हंस करके कहा, भाभी मैं अभी आपको लेने नहीं आया, अभी तो बस आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ और पूछने भी आया हूँ किस दिन जाने के लिए तैयारी रहेगी आप, मैं उसी दिन लेने आ जाऊंगा। प्रभा ने कहा, फिर तो ऐसा कीजिए आप रविवार को आइएगा, मैं तैयार रहूंगी। उस दिन भैया भी रहेंगे घर में, तो भैया के सामने जाना ही ठीक रहेगा। क्यों, ठीक है ना माँ? माँ ने कहा, जैसी तेरी इच्छा हो। अतुल ने बताया वह रविवार को दोपहर बाद आकर के प्रभा को ले जाएगा। भाभी ने कहा, अतुल जी ऐसा कीजिए थोड़ा जल्दी आइएगा, दोपहर का खाना यहीं खाएंगे। अतुल, भाभी ऐसा है मैं 4 बजे दुकान बंद करता हूँ रविवार को, इसलिए 4 बजे के बाद ही आऊँगा। बड़ी भाभी, मैं यह सब कुछ नहीं सुनूंगी। आपकी दुकान में स्टाफ है या ना, आप उस पर दुकान छोड़ दीजिए और आप यहाँ आ जाइएगा। आप कितने दिन के बाद तो आए हैं, सिर्फ लेने के लिए आएंगे क्या प्रभा जी को? हम आपके कोई नहीं हैं, आपको आना है।
अतुल ने लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन भाभी और माँ की जिद के आगे एक नहीं चली उनकी। उसने कहा, ठीक है, मैं दुकान खोलने के बाद स्टाफ को सारा काम समझा करके और दुकान में भीड़ थोड़ा कम होते ही आ जाऊंगा। रविवार को अतुल आया। दोनों भैया के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में काफी समय व्यतीत किया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करके और प्रभा को विदा करवा करके अपने गांव चला गया। गांव जाने के पहले रास्ते में अपनी दुकान के पास अतुल ने प्रभा को अपनी दुकान में बैठा करके थोड़ी देर दुकान का सारा व्यवस्था देख करके और ठीक करके स्टाफ को छुट्टी दे करके भेज दिया। दुकान बंद कर प्रभा के साथ वह गांव चला गया। इस बार प्रभा बहुत दिन के बाद गांव आई थी। दोनों जेठानी और देवरानी ने उसका स्वागत किया। प्रभा भी सभी प्रेम से मिली। उसने सासू माँ, ससुर जी और दोनों जेठानी का आदर सहित प्रणाम किया और सबसे इतने दिन का पूरा हालचाल पूछने लगी। सभी ने घुल मिल करके वह बातें कर रही थी। छोटी जेठानी से उसने पूछा, दीदी आपकी चिकित्सा कैसी चल रही है? उसने कहा, इतने दिन से चिकित्सा करवा रही हूँ। मुझे चिकित्सा करवाते बरसों हो गए, परंतु अभी तक कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या चिकित्सा हो रही है, समझ नहीं आता है। फिर प्रभा से पूछने लगी, तुम भी तो गई थी ना चिकित्सा के लिए अपने चाची के पास, तुम्हें क्या कहा डॉक्टर ने? प्रभा, अरे दीदी मैं तो परेशान हो गई। उन्होंने कहा था 6 महीना लगातार रह करके इलाज करवाना है। हर सप्ताह बुलाती थी, लगभग 2 महीना वहाँ रही थी, लेकिन मेरा मन परेशान हो गया। दवा भी बहुत था और जांच के नाम पर बहुत सारा क्या क्या करती थी। डॉक्टर ने तो कहा था 6 महीना बाद गारंटी है, लेकिन मैं वहाँ नहीं रह पाई। इतने दिन एक जगह कैसे रह सकती थी, उसमें भी शहर का माहौल। जिठानी ने कहा, नहीं प्रभा, ऐसे नहीं कहते हैं, तुम्हें वहाँ रुक करके अपना इलाज करवा लेना चाहिए था। यहाँ तो लगता है मुझे डॉक्टर नहीं मिला, जबकि सिर्फ 6 महीना समय वहाँ की डॉक्टर मांग रही है। तुम्हें 6 महीना वहाँ रुक जाना चाहिए, कहीं और तो थी नहीं, तुम अपनी चाची के पास ही तो थी। तुम तो यहाँ कभी कभी आती हो, मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है मैं समझ रही हूँ। मुझे तो डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मेरी जिंदगी के साथ कुछ भी खिलवाड़ करें। प्रभा, नहीं दीदी ऐसा मत कहिए, ऐसा आपको क्यों लगता है? जेठानी, मुझे आजकल कुछ रहस्यमय वजह से वातावरण घर का लगने लगा है। देखती हूँ सभी आपस में चुपके चुपके कुछ बातें करते रहते हैं और मेरे आ जाने के बाद चुप हो जाते हैं। हो सकता है शायद वे तुम्हारे जेठ जी के दूसरे ब्याह की बात कर रहे हों। मुझे बहुत डर लगता है। प्रभा, फिर आप यहाँ क्यों हैं? आप मायके चली जाइए, वहीं इलाज करवाइए। जेठानी, तुम्हारे जैसा नहीं है मेरा मायका। मेरे भाइयों की मेरी जिम्मेदारी उठाने की हैसियत नहीं है और शायद इच्छा भी नहीं है। मैं वहां जाकर के हफ्ता 10 दिन से अधिक रह नहीं सकती, फिर वापस यहीं आना होगा। ऐसे में क्या करूं वहां जाकर के? प्रभा जेठानी की बात सुनकर के चिंतित हो गई, लेकिन फिर उसने सोचा हो सकता है यह उनका वहम हो। प्रभा को ससुराल आए 4 दिन हो गया था। वह शाम को चाय लेकर के ससुर के कमरे में देने जा रही थी। उसे अंदर से कुछ बात करने की आवाज आई। उसे लगा कोई बाहर का आदमी है। वह पलटकर वापस जाने लगी। सोचा सासू माँ को देगी चाय ले जाने के लिए। तब तक उसे बहु शब्द सुनाई दिया तो उसके पैर रुक गए। लगा कहीं उसके विषय में तो बात नहीं हो रही है। उसने सुना उसके ससुर कह रहे थे, बहू के रहते ऐसा कैसे कर सकते हैं, कोई उपाय लगाना होगा। पहले उसे आश्चर्य हुआ उसके ससुर किससे बात कर रहे हैं, किस उपाय के विषय में और किसके लिए। तब तक उसे सामने से सासू माँ आती दिखाई दी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, अंदर क्यों नहीं गई चाय लेकर के? प्रभा, अंदर शायद कोई है माँ, इसलिए नहीं गई, आप दे दीजिए। उसने सासू माँ को चाय पकड़ाना चाहा। सासू माँ ने कहा, रुक जा, पहले देख लूं कौन है। और वह अंदर जा कर के फिर तुरंत ही लौट गई और कहने लगी, अंदर 4 लोग हैं और चाय लाना होगा। इसे ले जाओ, 3 कप और बना लेना, मैं आ रही हूँ लेने के लिए। सासू माँ वापस कमरे के अंदर चली गई। प्रभा रसोई में आकर के चाय बनाने लगी, लेकिन उसके मस्तिष्क में घूम रहा था ससुर का वाक्य,
किस बहू के रहते किसका क्या नहीं हो सकता है, इसका क्या उपाय लाएंगे और किसके संबंध में बात चल रही है, उसके मस्तिष्क में उथल पुथल मची हुई थी। जैसे तैसे उसने चाय बना करके सासू माँ को दे दिया और अपने कमरे में जा करके सुस्त हो करके बैठ गई। कभी उसे मझली जेठानी की बात याद आती तो कभी ससुर की। कुछ तो हो रहा है घर में जो नहीं होना चाहिए। शनिवार को अजय आ गए। सप्ताहांत पूरे घर में रौनक रहा। उसे अजय से बहुत बात करने का अवसर नहीं मिल रहा था। रात को सोते समय अजय से वह यह बात बताने लगी तो अजय ने उसके मुंह पर हाथ रख करके कहा, कितने दिन के बाद तो मिले हैं, अब इधर उधर की बात छोड़िए, कुछ अपनी बात करें। और वह चाह कर भी कुछ बता नहीं पाई। अगले दिन भी दिन भर अजय अपने भाइयों के साथ और पिताजी के साथ बातचीत में लगे रहे। कभी खेत घूमने जा रहे थे, कभी भतीजे भतीजी के साथ खेल रहे थे। बताने का मौका ही नहीं मिला। अगले दिन उन लोगों को वापस जाना था। वह जाने के लिए अपना बैग तैयार करने लगी तो अजय ने कहा, मैंने 2 दिन की छुट्टी ली है, 2 दिन और रहना है। यह 2 दिन भी वे व्यस्त ही रहेंगे। अजय घर में तो ठीक से रहते नहीं थे, कभी पिता के साथ तो कभी भाभी के साथ व्यस्त थे। मझली जिठानी का जांच करवाने डॉक्टर के पास जाना था तो तय हुआ यह लोग एक साथ ही बुधवार को सुबह निकलेंगे। अजय और प्रभा को गाड़ी में बैठा करके वे लोग शहर में रुक जाएंगे और डॉक्टर से जांच कराएंगे। अतुल ने शहर में ही एक घर लिया हुआ था जहां देर हो जाने पर वह रुक जाता था। जेठानी जब भी चिकित्सा के लिए जाती वहीं रुक जाती थी, जांच पूरी करवा कर ही लौटती थी। बुधवार को यह लोग सूर्योदय के पूर्व ही घर से निकल गए। जाते समय रास्ते में जेठानी ने कहा, प्रभा तुम रुक जाओ ना मेरे साथ, मेरी जांच होने के बाद जब मैं घर लौट आऊंगी तुम चली जाना। प्रभा ने कहा, हाँ यह भी सही है, मैं रुक जाती हूँ, आप चले जाइए। अजय आपको तो मेरे साथ नहीं जाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। भाभी के साथ अतुल है ना, आवश्यकता होगी तो भैया भी आ जाएंगे। मुझे फिर छुट्टी नहीं मिलेगी जो आपको लेने आ सकूं। प्रभा कुछ बोलती इससे पहले ही जेठानी ने कहा, जाने दो तुम चली जाओ, अजय जी को दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही 15 दिन में वे स्वयं खाना बना करके खा रहे हैं और कितना परेशान होंगे। इस तरह प्रभा और अजय को रेलवे स्टेशन छोड़ा गया, जहां से पहली गाड़ी पकड़ करके वे राजगांव के लिए निकल गए। पता नहीं क्यों इस बार कुछ अजीब सा लग रहा था प्रभा को। उसका मन कह रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है, उसे नहीं जाना चाहिए, उसे दीदी के साथ ही रहना चाहिए, लेकिन वह चाह कर भी रुक नहीं पाई। राजगांव आकर के अपनी बिखरी हुई गृहस्थी को संभालने में लगी हुई थी। इसी बीच उसने एक दिन अजय से ससुर जी की कही हुई बात फिर बताना चाहा तो अजय ने इसे उसका वहम बताया और कहा, आप कहाँ कहाँ का सोचने लगती हो, पिताजी कुछ और बोल रहे होंगे। आपको तो प्रारंभ से ही मेरे पिता और भाई पसंद नहीं आते। मेरे परिवार में अतुल और मीना के सिवा आपको कोई अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आपका दिमाग हमेशा सब के लिए उल्टी सीधी बातें सोचता है। आप परेशान ना हो। वह भी अपने दिल को समझाने में लगी हुई। हो सकता है उसने कुछ गलत ही सुना होगा, लेकिन उसका दिल गलत नहीं बोल रहा था। राजगांव आए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था कि घर से खबर आई, मझली दीदी नहीं रही। उसका दिल धड़क उठा। ना तो मझली दीदी का संदेह गलत था और ना ही उसने गलत सुना था। ससुर जी को यही उपाय करना था और उस दिन उनके कमरे में कोई बाहरी आदमी नहीं रहा होगा। हो सकता है दोनों जेठ ही रहे हों, इसलिए तो सासू माँ अंदर जा करके तुरंत बाहर आ गई। बाहरी कोई होने से कुछ मिनट तो अवश्य ही लगते बातचीत करने में, और चाय भी उन्होंने 4 कप के लिए कहा था। ससुर, दोनों जेठ और सासू माँ, इन चारों ने मिलकर के चाय पी होगी और बात किया होगा, इसलिए दीदी की चिकित्सा भी उसके राजगांव भेज कर करवाया गया। हो सकता है स्वयं उसके रहते ये काम कैसे होगा कह रहे हों ससुर जी, इसलिए उसे एक बार भी रुकने के लिए नहीं कहा गया। एक बात और थी जो उसे इतने दिन में खटक रही थी। अब उसका
कारण भी प्रभा को ही समझ में आ रहा था। हर बार उसे कुछ दिन और रुकने के लिए पूरा परिवार अपने अपने तरीके से अपनाता। ससुर चिल्लाते, सासू माँ मुंह फुलाती, जेठ भी गुस्सा होते तो देवर व्यंग करता, परंतु इस बार किसी ने एक बार भी उसे रुकने को नहीं कहा। वह स्वयं रुकना चाही तो तब देवर ने नहीं रोका। क्या यह दुर्घटना परिवार से पहले तय कर लिया गया था, इसलिए उसे नहीं रोका गया। वे जानते थे प्रभा के सामने तो वे लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन यदि यह सच्चाई हुई तो प्रभा भी उन्हें छोड़ेगी नहीं। उसने अजय से कहा, चलिए हम लोग गांव चलेंगे, कम से कम दीदी के अंतिम दर्शन तो कर लें। अजय ने कहा, कल सुबह हम लोग चलेंगे। प्रभा, कल सुबह क्यों, अभी चलिए। अजय, लेकिन अभी गाड़ी कहाँ है, कैसे जा सकते हैं अभी। प्रभा, छोटी गाड़ी बुक करके तो चल सकते हैं। अजय, आप भी कमाल करती हैं, अभी कैसे चलेंगे हम लोग, गाड़ी तलाश करके बुक करते रात हो जाएगी। रात को निकलना कितना खतरनाक है, कल सुबह सुबह निकलेंगे हम लोग और प्रातः 11 बजे तक अंतिम संस्कार के पहले ही पहुंच जाएंगे। दिल मसोस करके रह गई प्रभा। अगले दिन निकलते हुए 9 बज गए और उनको घर पहुंचते शाम हो गई। तब तक दीदी की अंतिम क्रिया हो चुकी थी। दीदी को देख भी नहीं पाए वे लोग। प्रभा अपनी सासू माँ से बोली, आपको पता था हम लोग आ रहे हैं तो आप लोग रोक नहीं सकते थे दीदी को, कम से कम हम लोग अंतिम दर्शन तो कर लेते। सासू माँ, कैसे रोकते बताओ, 2 दिन हो गए थे, परसों रात में ही हुआ था, मिट्टी खराब हो रही थी। अजय से लड़ने लगी प्रभा, आपने जानबूझ करके कल आने नहीं दिया, आप लोग सबकी मिली भगत है, आप सब ने मिल करके दीदी को मार दिया। अजय, पागल हुई है क्या, कोई क्यों मारेगा। प्रभा, मैं सब समझ रही हूँ, सबकी मिली चाल थी, इसलिए मुझे दीदी के साथ रुकने भी नहीं दिया और मेरे जाने के बाद सब ने मिल करके कुछ तो ऐसा किया जो आप लोग उससे मुझसे छिपाना चाहते थे, तभी तो कल लेकर के नहीं आए। लेकिन अब लड़ने से कुछ भी नहीं हो सकता है। अतुल से पता चला जेठानी जी की जांच हो रही थी, जांच के बाद कुछ दवा दिया गया था, जाने कौन सी दवा रिएक्शन कर गई, 2-3 घंटे के अंदर ही वो समाप्त हो गई। प्रभा, कौन कौन सी दवा दी गई थी, मुझे उसका कागज दीजिए और बची हुई दवा भी। अतुल, सारा सामान वहीं डस्टबिन में डाल दिया गया था कचरा के साथ, अब तक कहीं फेंक भी दिया गया होगा, अब कहाँ से मिल सकता है। प्रभा, अजय जी सच सच बताइए, दवा तो आपकी दुकान का ही होगा, क्या आप नकली दवा रखे थे या आपने जहर दे दिया था, कुछ तो आप लोगों ने किया है। दीदी भी घबरा रही थी, कह रही थी कि षड्यंत्र चल रहा है कुछ, यहाँ तक कि मैंने भी सुना था बाबूजी बोल रहे थे बहू का कुछ उपाय कर लगाना होगा, यही उपाय लगाना था आप लोगों को। वह रणचंडिका बनी हुई थी, उसका यह रूप देख करके घर में सभी लोग घबरा गए। अजय उसे खींच करके कमरे में लाए, बिस्तर पर बिठा दिया और कहा, चुपचाप रहिए बिल्कुल, अब आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, जितना बोलेंगी परिवार का तमाशा होगा, परिवार की बेइज्जती ही होगी। आप भी मान लीजिए इलाज के क्रम में भाभी की मृत्यु हुई है, यदि आप अभी बवाल भी मचाती हैं तो कुछ भी प्रमाणित नहीं हो पाएगा, लेकिन परिवार की बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए आप शांत रहिए। उन्होंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और चले गए। प्रभा कमरे में बैठकर रोती सिसकती रही। काफी देर के बाद कमरे का दरवाजा खुला और बड़ी जेठानी शरबत लेकर के आई। उसने प्रभा का सिर सहलाते हुए कहा, उठो प्रभा, शरबत पी लो, थोड़ी राहत मिलेगी। प्रभा, नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जेठानी, प्रभा, जितना तुम्हें दुख है उतना ही मुझे भी है। मझली का, तुम जानती हो उसके परिवार वाले भी आए थे, पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। तुम्हें इतना दर्द है, तुमने इतना हंगामा मचाया है, परंतु उसके अपने घर वालों ने एक बार भी नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? वे तो मझली के भी रहते भी उसने अपनी एक और बहन का रिश्ता देवर जी से करना चाहते थे। तुम ही सोचो, जब वे कुछ नहीं बोले तुम क्या करोगी? वे ही गवाही दे देंगे, उन्हें कोई संदेह नहीं है, इसलिए शांत हो जाओ, अपना मन स्थिर कर लो। उन्होंने प्रभा को उठाया और जबरन शरबत पिलाया। दीदी का काम समाप्त होने तक प्रभा वहीं रही। अजय बीच में अपनी ऑफिस गए थे और 10वां के दिन फिर वापस आ गए।
काम की पूरी अवधि में प्रभा अनमनी सी रही। जेठानी के घर वाले भी रहे, लेकिन किसी ने एक बार भी नहीं पूछा उनकी स्वास्थ्य बहन अचानक कैसे चली गई। काम समाप्त होने के बाद प्रभा जिद करके अपने मायके चली गई और अजय वापस अपने काम पर राज गांव आ गया। इस बार प्रभा अपने मायके में 1 महीना रह गई, फिर अजय आकर के उसे ले गए। जेठानी को गुजरे 6 माह भी नहीं हुए थे कि जेठ जी की दूसरी शादी हो गई और विवाह के साल लगते लगते नई जेठानी की गोद भी भर गई। इन सभी अवसरों पर प्रभा सम्मिलित अवश्य हुई, परंतु सिर्फ शरीर से। उसका दिल कहीं खोया हुआ था। वह बार बार अपनी मझली जेठानी को याद करती रही। अब उसे अपने पूरे परिवार वालों से बहुत अधिक भय लगने लगा। अब तो उसे अतुल पर भी विश्वास नहीं रह गया था। अतुल से भी उसका मोह भंग हो गया था, इसलिए अब वह ससुराल जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और अक्सर वह अजय से भी झगड़ा करती। उसकी दृष्टि में अजय अतुल सहित पूरा परिवार मझली जेठानी जी की हत्या में शामिल था, चाहे प्रत्यक्ष रूप हो या अथवा परोक्ष रूप से, लेकिन शामिल पूरा परिवार था। प्रभा का ससुराल जाना बहुत कम हो गया था। अब वह राजगांव में ही रहती है और बीच बीच में मायके जाती रहती है। ससुराल वालों ने इस बीच कई बार अजय को प्रभा का इलाज करवाने के लिए कहा। अजय ने भी प्रभा को सुझाव दिया अपनी जांच करवाने के लिए। अपनी जांच के नाम पर फिर भयभीत हो गई वह। याद आ गई मछली जेठानी की मृत्यु। उसे पूरा विश्वास था उसकी ससुराल वालों ने ही जेठानी को मार दिया है, शायद जहर दे करके। अपने गांव में बहुत दबंग गिने जाते थे वे लोग, इसलिए किसी ने भी उन पर उंगली नहीं उठाई। प्रभा को अपने लिए भी अब वही भय लग रहा था। अब प्रभा पश्चाताप कर रही थी, चाची के पास 6 महीना रह करके क्यों नहीं आई, अपनी चिकित्सा पूरी करवा ली। एक बार वह मायके आई थी, तब अपनी एक चचेरी बहन के साथ जा करके चुपके से अपनी जांच करवाई थी। यह बात किसी को बताया भी नहीं था। डॉक्टर ने जांच करके कहा, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। प्रभा ने डॉक्टर से कहा, परंतु मैंने जब एक बार जांच करवाया था और 2 महीने मैंने दवा भी खाई थी, उन्होंने तो कहा था 6 महीने में ठीक हो जाएगा। आप कैसे कह रही हैं समाधान नहीं है? डॉक्टर, हाँ, उस समय आपका समाधान हो जाता, परंतु आपने नियमित दवा नहीं खाया। दवा का कोर्स बीच में ही छोड़ देने से समस्या अधिक बढ़ जाती है। आपको चिकित्सा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। और प्रभा वापस आ गई थी। अब उसके पास सिर्फ पश्चाताप रह गया था। अब समझ रही थी चाची हमेशा उसका भला ही चाहती थी। पढ़ाने के लिए कितना प्रयास किया उन्होंने, परंतु अपनी जिद पर अड़ी रही। उसी प्रकार चिकित्सा के लिए कितना समझाया था उन्होंने, परंतु तब उसकी समझ में नहीं आया। और अब प्रभा कुछ नहीं कर सकती थी। सब कुछ उसके हाथ से निकल गया था। ना अब वह पढ़ाई कर सकती थी और ना ही बीते हुए समय को वापस ला करके अपनी चिकित्सा पूरी करवा सकती थी, जिससे उसकी एकमात्र इच्छा पूरी हो सकती। अपनी संतान के लिए बहुत अधिक लालायित थी। अब वह दोनों भाइयों के बेटे बेटी हालांकि उसे बहुत चाहते थे, उसके भाई भाभी भी चाहते थे प्रभा उनके बच्चों में से किसी को भी ले जाए अपने साथ। वह तो गोंद देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन प्रभा को दुख लगेगा, इसलिए सीधे तौर पर बोलते नहीं थे। हाँ भाई अब अक्सर अपनी पत्नी और बच्चों को उसके पास भेज देते। प्रभा मायके कम आती, मायके का परिवार ही उसके पास चला जाता था। अपने भतीजे भतीजियों को बहुत प्यार से रखती थी। वह उसकी मानसिक संतुष्टि उनके रहने पर भी पूरी तरह से नहीं होती थी, परंतु उनके बीच व्यस्त रह करके उनसे दूर रहती। उसे पता था उसके परिवार में अजय की दूसरी शादी की बात चल रही है, इसलिए जब भी मौका मिलेगा वे प्रभा को भी मारने में विलंब नहीं करेंगे। उसका यह मानसिक भय क्रोध के रूप में उसकी वाणी में प्रकट होता रहता था और वह अक्सर लड़ने लगती थी अजय से भी। अजय उसे समझाने का बहुत प्रयास करते, परंतु उसका भय दूर नहीं हो पाता। उसका स्वभाव बदलता जा रहा, कर्कशा होती जा रही थी वह। उसके दिल का भय और क्रोध के रूप में अक्सर निकलता रहता और इसके शिकार होते अजय। वह कभी समझ नहीं पाई
अजय सच में चाहते हैं उसे और शुरू से ही उसके साथ अपनी सुखी गृहस्थी बसाना चाहते थे। उसे भय लग रहा था शायद अजय भी दूसरी शादी करना चाहते हैं, इसलिए अब अजय के साथ भी कभी अकेली नहीं रहती। वह अपने साथ अपने एक ना एक भतीजे को अवश्य रखती। बड़े भाई का एक बेटा तो बचपन से ही उसके पास ही रहा करता था। माँ के पास कम और बुआ के पास अधिक रहता था वह। अब तो उसने अस्थायी रूप से अपने भतीजे विवेक को अपने पास ही रख लिया था। वहीं से वह कॉलेज जाता। पूरी पढ़ाई उसने राजगांव रह करके ही की थी। बीच बीच में दोनों भाभी भी आ जाती थी और भतीजे भतीजी भी आते रहते थे। उसके मायके में किसी को भी पैसे की ज़रूरत होती तो बेहिचक ही प्रभा से मांगने पहुंच जाता। प्रभा मदद में भी कर देती थी। अजय ने भी कभी मना नहीं किया। मायके में भी लोग उसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी ही समझते थे। किसी ने भी उसे एक बच्चा गोद लेने के लिए नहीं कहा। उसकी चचेरी छोटी बहन मधु ने एक बार उससे कह दिया, दीदी मेरी एक दोस्त ने अनाथालय से एक बच्चा गोद लिया है, अब वह बहुत खुश है, तुम भी एक ले लो ना, बेटा लो या बेटी परंतु ले लो। उसके बोलने की देरी थी, उसकी दोनों भाभियां उलझ पड़ी। यह क्या आप कह रही हैं? गोद लिए हुए बच्चे को जीजा जी कभी पसंद नहीं करेंगे, घर में आने भी नहीं देंगे वे उसे। मधु, ऐसा क्यों कह रही हो भाभी? मैं जीजा जी से ही बात कर लेती हूँ। यदि दीदी तैयार हो जाए तो दीदी तुम तैयार हो तो जीजा जी से मैं ही बात करूँगी। मुझे विश्वास है मेरी बात वे अवश्य मानेंगे। जानती हूँ ना मुझे कितना चाहते हैं जीजा जी। वह हमेशा बोलते हैं आप मेरे लिए मेरी मीना के बराबर हैं। अब तुम बताओ मैं उन्हें कुछ बोलूं तो वे कैसे नहीं मानेंगे। लेकिन प्रभा के दिमाग में भाभी की बात घर कर गई। बच्चे को शायद अजय घर में आने नहीं दें, और यदि मधु बात करती है तो इस संबंध में भी शायद यही सोचेंगे कि मैंने कहा है बात करने के लिए। वह फिर भयभीत हो गई। उसने मधु को मना कर दिया, नहीं मधु, भूल कर भी मत करना तुम ऐसा। मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चा, मैं ऐसे ही खुश हूँ। मेरा इतना बड़ा परिवार है, क्या कमी है मुझे? मैं किसी अनाथालय का बच्चा गोद कैसे ले सकता हूँ? पता नहीं कहाँ का होगा कहाँ का नहीं। मधु दीदी तुम्हें पसंद नहीं है बच्चा गोद लेना, या तुम जीजा जी के डर से ऐसा बोल रही हो? प्रभा, नहीं मधु, पराये बच्चे को मैं अपना बच्चा कैसे मान सकती हूँ, और वह मेरा बच्चा कभी होगा भी नहीं, इसलिए मैं गोद नहीं लूँगी। प्रभा मधु के सामने अपने को भयभूत नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने जताया बच्चा गोद लेना उसे ही पसंद नहीं है। इसके बाद मधु कुछ नहीं बोली। मधु ने इस बात को महसूस कर लिया था कि दोनों भाभी नहीं चाहती थी कि दीदी बच्चा गोद लें, लेकिन वह दीदी का स्वभाव भी जानती थी। उसके दिमाग में सही बात कभी भी घर नहीं बनाती थी। गलत बात जो उसके भविष्य के लिए सही नहीं होता इतनी गहराई तक बैठ जाता कि उसे कोई निकाल भी नहीं सकता था। कारण भी था, कुछ शिक्षा की कमी और कुछ स्वार्थ के कारण गलत बातें उसके पास बार बार दोहराई जाती, और बार बार किसी एक बात को सुनने पर आदमी उसे सच मानने लगता है। ऊपर से प्रभा तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए किताबों की अच्छी बातें तो वह उसके पास पहुंच ही नहीं पाती थी। अखबार भी नहीं पढ़ सकती थी अनपढ़ होने के कारण। साथ ही टीवी और रेडियो से भी उसे कोई संपर्क नहीं था। उसे पसंद ही नहीं था टीवी रेडियो देखना या सुनना। वह फिल्म देखना भी पसंद नहीं करती थी। फिर दुनियादारी की बातें, अपनों के स्वार्थ की बातें वह कैसे समझ सकती थी? जब तक कि खुद में अनुभव नहीं करती उसे वही सच्चाई पता चल पाती थी जिसे वह खुद से अनुभव करती थी। जैसे कि जेठानी की मृत्यु के बाद वह भयभीत हो गई थी कि उसके भी बाल बच्चे नहीं हैं तो उसे भी मार दिया जा सकता है। मधु अपनी दीदी के स्वभाव का विश्लेषण करते हुए दिल ही दिल में बहुत परेशान हो गई थी। वह अपने बचपन से ही देखती आई थी कि दीदी को वे कितनी सुंदर, बहादुर और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। काश कि वह अपने विषय में सही और गलत का निर्णय ले पाती। इसके बाद से भाभियां मधु और प्रभा को कभी अकेली होने नहीं देती थी। उन दोनों को साथ देख करके पास आ बैठती। उन्हें भय था मधु प्रभा को अनाथालय से बच्चा लेने की तैयारी ना कर लें। मधु का दिल दीदी के लिए रोता था, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कह सकती थी। और अब तो मधु अपनी माँ और भाई के साथ भी नहीं थी।
उसकी शादी हो गई थी, ससुराल में भी बाल बच्चे और पूरे ससुराल परिवार सहित। इसलिए दीदी की मानसिक रूप से तैयार करने के लिए उसने अपने पास बुलाया। बुलाना भी उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए दीदी को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए अपने पास बुलाना भी उसके लिए संभव नहीं था। हाँ, दीदी अभी तैयार होती तो उसने सोच रखा था दीदी को अपने साथ ले जाएगी और वहीं बच्चे की व्यवस्था कर देगी। वहाँ के हॉस्पिटल और अनाथालय में ऐसे बहुत से बच्चे रहते हैं जिन्हें उनके माता पिता त्याग देते हैं, परंतु दीदी ने ही जब मना कर दिया तब क्या करती। अब दोबारा वह कभी दीदी से बात नहीं कर पाई। भाभीियों के सामने वह बात करना नहीं चाहती थी और उन दोनों को अकेले होने का अवसर भाभीियों ने कभी नहीं दिया। समय बीतता रहा। अजय की दूसरी शादी के उनके घर वालों के सारे प्रयास विफल हो चुके थे और अब तो अजय भी समझ चुके थे कि उनकी किस्मत में संतान सुख नहीं है। भाई बहनों और साले के बच्चों में ही अपना सुख ढूंढ लेते थे। अब अजय रिटायर हो चुके थे। उनकी पेंशन मिल रही थी जो उन दोनों पति पत्नी के लिए पर्याप्त था। राजगांव एक बड़ा शहर ही था। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में ही अपना बड़ा सा मकान बनवा लिया था जहां दोनों पति पत्नी रहते थे। सुबह शाम उनके पास पड़ोस के लोग आकर के काफी देर तक बैठकर उनसे बातें करते थे। उनका मन बहल जाता था। प्रभा के पास भी आसपास की स्त्रियां आकर के बैठती और उसकी हर सेवा करने के लिए तैयार रहती थी। प्रभा के भाई के सभी बच्चों की भी शादियां हो चुकी थी। प्रभा अधिक समय अपने पति के साथ रहती और कभी कभी अपने मायके आती और भाई के साथ रहती थी। अजय भी कुछ दिन के लिए उसके साथ आकर के रह जाते। अब वो तो रिटायर हो चुके थे। कभी कभी अपने घर भी चले जाते और अपने भाइयों और परिवार के साथ समय व्यतीत करते। सबकी दृष्टि उनके राजमार्ग के किनारे बने हुए आलीशान मकान पर थी, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था। एक दिन फिर प्रभा का दुर्भाग्य उस पर ठहाके लगा करके हंस पड़ा। काल ने चुपके से आकर के अजय को डस लिया। प्रभा के आंसू थम नहीं रहे थे। उसके देवर आकर के दोनों को गांव ले गए। वहीं अजय का अंतिम संस्कार हुआ भाई के द्वारा और सभी कार्यक्रम शास्त्रलोक विधि से भाई ने संपन्न किया। वह कुछ दिन वहां रही, फिर राजगांव जाने का निश्चय किया। उसकी इच्छा जानकर देवर ने कहा, भाभी आप अकेली राजगांव जा करके क्या करोगी? घर बंद है इसलिए जाना चाहती हैं तो मैं चलता हूँ साथ में और वहाँ घर में किराएदार रख देंगे, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। आप वहाँ अकेली मत रहिए। जितने दिन इच्छा हो यहाँ गांव में रहिए और जब आपकी इच्छा हो अपने मायके जाने की वहाँ भी जाकर रहिए। मैं जानता हूँ वे लोग भी आपकी पूरी देखभाल और सेवा करेंगे। यहाँ भी मैं और मेरे बच्चे आपकी हर सेवा करने के लिए तत्पर हैं। आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे, लेकिन अब राजगांव अकेले मत जाइए। प्रभा अपने भतीजे के साथ मायके आ गई। प्रभा को अब ससुराल में रहने में स्वयं पर ग्लानि होती थी, क्योंकि उसने अपने ससुराल वालों के लिए अपने मन में कभी भी अच्छे विचार नहीं रखे। उसे हमेशा लगता वह लोग उसे मार देंगे। हालांकि अजय हमेशा अपने भाइयों के साथ रहे। उन्होंने कभी भी भाइयों को शिकायत का अवसर नहीं दिया था। प्रभा के लिए भी कभी उन लोगों को कुछ भी गलत सोचने नहीं दिया। सदा यही कहा, यह जुबान की तेज है परंतु दिल की बहुत अच्छी है। अपनों का बहुत ध्यान रखती है। अपने परिवार के लिए जो कुछ भी करते हैं नाम प्रभा का ही लेते हैं। कहते प्रभा ने कहा था ऐसा करने के लिए। प्रभा ने सब कुछ आपके लिए भेजा है, इसलिए उसके घर वाले अभी भी उसका सम्मान कर रहे थे। लेकिन प्रभा को स्वयं ही लगता था जैसे कैसे रहेगी वह अपनी ससुराल में, जहां अपने पति के रहते कभी हफ्ता दिन रहना भी उसे मुश्किल लगता था। वहां अब वह पति के बिना कैसे रहेगी, इसलिए भतीजा के साथ अपने मायके आ गई। अब उसे पति की पेंशन स्वयं के नाम करवाना था। इसके लिए उसका भतीजा उसको लेकर के बैंक और विभिन्न कार्यालय का चक्कर लगाने लगा। थोड़े ही दिन में उसके पति की पेंशन उसके नाम से आना शुरू हो गई उसके बैंक खाते में। इसी बीच में भतीजा ने उसे समझा करके उसका मकान अपने नाम लिखवा लिया। वह भी समझती थी रहना तो भाई व भतीजे के साथ ही है, वे ही सेवा करेंगे।
जो सेवा करेंगे मकान उन्हीं का मिलना चाहिए। बाद में मायके ससुराल वालों के बीच होने वाले किसी भी विवाद से बचने के लिए उसने अपने जीते जी मकान भतीजे के नाम कर दिए और उसी भतीजे ने उसके बैंक का काम करते हुए उसके बैंक की सारी जमा राशि भी कब अपने खाते में स्थानांतरित करा लिया उसे कुछ पता ही नहीं चला। उसे तो आज तक यह भी नहीं पता था कि पेंशन की राशि कितनी मिलती है और उसके पति उसके लिए कितनी चल और अचल संपत्ति छोड़ करके गए थे। सारा हिसाब किताब भतीजा ही रखता था और सब कुछ अजय के बाद उसने अपने नाम करा लिया। और अब प्रभा की स्थिति धोबी के कुत्ते जैसी हो गई थी। ना घर की थी ना घाट की, ना ससुराल की रही ना ही मायके की। मायके में भी एक भाई के बच्चों के नाम संपत्ति कर देने के बाद दूसरे भाई और उसके बच्चे दुखी हो गए और उसकी सेवा में अपने हाथ खींच लिए। जिस भतीजे ने उससे संपत्ति ले ली थी उसके लिए भी वह एक बोझ ही है। सिर्फ समाज को दिखाने के लिए ही भाई भतीजे ने उसे अपने साथ रखा हुआ है। ऐसा नहीं है उसे वे प्यार नहीं करते, लेकिन उचित देखभाल नहीं करते। वह शरीर से इतनी निर्बल हो गई थी कि स्वयं में अपना व्यक्तिगत कार्य भी नहीं कर सकती थी और अब उसके भाई भतीजे उसे कहीं जाने भी नहीं देते थे। घर में भी सही तरीके से उसकी सेवा नहीं करते हैं, बस समाज को दिखाने के लिए कर्तव्य को पूरा करते हैं। आज प्रभा रोती है, काश कि उसने पढ़ाई की होती, काश कि उसने एक बच्चा गोद ले लिया होता, काश कि उसने चाची और मधु की बात सुनी होती। इतने सारे काश के बीच वह अकेली उलझ रही है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका है। चांद से खूबसूरत चेहरे के ऊपर एक छोटा सा दाग रहा है और शिक्षा का इसी एक छोटे से दाग ने उसके पूरे जीवन को ग्रस्त कर लिया। और शिक्षा का चांद से खूबसूरत चेहरे के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा दाग रहा है और शिक्षा का इसी एक छोटे से दाग ने उसके पूरे जीवन को ग्रस लिया है। यदि वह शिक्षित होती तो अपने शेष सारे दुखों को अपनी शिक्षा के बल पर मिटा सकती थी। सब कहते हैं इस चांद में दाग है उसके संतानहीन रहने का, लेकिन उस दाग को वह चाहती तो मिटा सकती थी समय रहते, अपनी चिकित्सा करवा करके, उसके बाद भी अनाथ बच्चे को गोद ले करके। यह पछतावा उसे अब बुरी तरह हो रहा है। शिक्षित होती तब उसे अपनी संपत्ति की भी जानकारी होती, वह उसे संभालना भी जानती। अपनी संपत्ति अपने हाथ में अगर वो रखती तो अपनी उस बड़ी संपत्ति के साथ महारानी बनी रहती। वह सूर्य सी रहती, उसके आगे पीछे सारे ग्रह घूमते रहते, उसकी परिक्रमा करते रहते। ग्रहों ने उसे किनारे कर दिया। अब प्रभा को चांद बनकर ग्रह की परिक्रमा करनी है और वह चांद बनकर के परिक्रमा कर रही है। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।